बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, बारिश को लेकर देश भर में इंतजार किया जा रहा था, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब यह इंतजार खत्म हो गया है और बारिश आई तो, लेकिन सैलाब भी लेकर आ गई। और बारिश और सैलाब के बीच सड़कें ऐसी खराब हो रही हैं कि हमारे सिस्टम पर सवाल उठने लगा है। दर्शकों, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक बारिश की वजह से कैसे हालात हैं। आप घर पर बैठे हुए हैं, आपके शहर पर क्या बारिश और ज्यादा तबाही लाएगी, आपके शहर की सड़क का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए देश भर में बारिश की वजह से कैसी तबाही आई है। और दर्शकों, ये देखिए आप, मुंबई, रायगढ़, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश, ये तीनों तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस समय भारत में बारिश ने कहर बरपा दिया। अब दर्शकों देखिए जरा, दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड में एक गाड़ी पार करने की कोशिश करती है रास्ता और बह जाती है। देखिए जरा, ये महंगी कार कोशिश करती है लेकिन बह जाती है। दिखाइए जरा इसे। देखा दर्शकों, चली गई ये गाड़ी, देखते देखते बह गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, आपको दिखाता हूं दर्शकों। 100 से ज्यादा सैलानी फंस गए। कई लोग ने सोचा बारिश का मौसम अच्छा है, घूमने चलते हैं। देखिए क्या हाल हो गया वहां पर। दिखाइए फुल फ्रेम जरा इसे।
दर्शकों, ये तो बारिश का सितम है। अब मैं आपको बताता हूं, बारिश में आप लोगों को भी काफी समस्या होती है और उसकी वजह ये देखिए आप, बारिश के चलते जगह जगह सड़क धंसने की वजह से हादसे हो रहे हैं। इसे जरा फुल फ्रेम दिखाइए, देखिए पूरी सड़क ही धंस गई है। दर्शकों, ये तो अभी कुछ शहर है, लेकिन आपको देश भर की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर बारिश कितना कहर बरपाएगी। दिखाइए जरा, ये देखिए कई हाईवे जो हैं दर्शकों, जो आपको दिख नहीं रही है, हाईवे, नेशनल हाईवे, यहां पर पानी पानी भरा हुआ। दिखाइए जरा, कई जगह पर दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसी बारिश रही तो बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। लेकिन दर्शकों, बारिश में आमतौर पर लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं, गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढे होने की वजह से हादसा होता है। आज देश भर की सड़कें किस तरह से बारिश में गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा विस्तार से। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई से निकली तबाही की लहर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कहर बरपा रही है। जुलाई में ऐसा जल तांडव मानो बूंद नहीं बम हो। बारिश की पहली लहर और शहर शहर सैलाबी कहर। ऐसा लगता है कि मौसम नहीं, सिस्टम की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। पानी की बूंद बूंद विकास का इम्तिहान लेने लगी। हजारों करोड़ की लागत वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे या तो डूब गए या टूट गए। बारिश की चंद बूंदों में देश भर की सड़कों का यह हाल कई सवाल खड़े करता है। सवाल एनएचएआई की साख पर भी है और देश के सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम पर भी। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, अभी जो तस्वीर आप देख रहे थे वो तो कुछ शहरों की। हालात ऐसे हो गए देश भर में, कई जगह पर लैंडस्लाइड है तो कई जगह पर देख रहे हैं आप लबालब पानी भरा हुआ है। ये ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पहाड़ से सामने आई है। मॉनसून की दस्तक के साथ तबाही शुरू हो गई। असम के बाद महाराष्ट्र में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मुंबई और पुणे में पेड़ गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। जो मुझे सुन रहे हैं विशेष तौर पर महाराष्ट्र के लोग, उन्हें बता दूं, सैलाब से मुंबई में 64 पेड़ गिर गए हैं, 8 मकानों की दीवारें गिर गई हैं। और रायगढ़ में आपको पता चला दर्शकों, वाटरफॉल का पानी बढ़ने की वजह से 100 टूरिस्ट यानी सैलानी वहीं पर फंस गए। नाला सुपारा से खबर आपको बता रहा हूं, सड़क पर पानी भरने की वजह से 20 कारें डूब गईं। और गुजरात के जूनागढ़ से हमारे पास खबर आई दर्शकों कि कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है। सोचिए आप, मॉनसून अब तक 28 राज्यों में दस्तक दे चुका है, लेकिन सबसे डरावना मंजर तो मुंबई में दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी भी बिजली कड़क रही है। मुंबई में जुलाई के 4 दिनों में 300 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी दर्शकों समझिए, जुलाई कोटे की 80% बारिश 4 दिन में ही हो गई। इसके ठीक उल्टा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हाल है दर्शकों, औसत से 44% कम बारिश हुई है। यानी अगर आप देखें तो परेशानी अभी दोनों जगह है। ज्यादा बारिश की वजह से भी परेशानी है और कम बारिश की वजह से भी परेशानी है। लोग क्या कहते हैं, आम जनता क्या कह रही है, सुनिए जरा। टोटल इसमें 4 गाड़ी थी, जिसमें से 1 गाड़ी निकल चुकी है और ये हमारे कंपाउंड का झाड़ है, मतलब अंदर झाड़ था तो काफी तेज हवा चली तो उसके बाद ये झाड़ गिरा। और मैं सिक्योरिटी हूँ अंदर का, तो ये काफी बोले तो बहुत पुराना झाड़ है और कोई आग उसको। लेकिन दर्शकों, बारिश में पानी बढ़ना या गांव डूब जाना, खेत डूब जाना समझ में आता है कि चलिए ज्यादा बारिश हो। लेकिन दर्शकों, आज कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए।
ये मुंबई गोवा हाईवे है जो करीब 15,000 करोड़ की लागत से बना। इसका हाल जरा दिखाइए हमारे दर्शकों। कम से कम 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये 15,000 करोड़ की लागत से बना है दर्शकों। सोचिए जहां पर ट्रक फंसा हुआ है। अब दर्शकों एक और तस्वीर देखिए जरा इसकी। यहां देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है। आपको कहीं हाईवे दिखाई दे रहा है? सोचिए जरा, आप इस रोड पर जाएंगे लगेगा हाईवे, और बारिश के बाद क्या हाल है ये आपके सामने है। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर आप देखिए। ये ट्रक यहां पर धंस गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। इस रोड की लागत आपको बताऊंगा तो चौंक जाएंगे दर्शकों। 1 लाख करोड़। ये 1 लाख करोड़ की सड़क है, देखिए आप जरा, जहां पर ट्रक 5 फीट धंस गया है। इतना पैसा लगा है और समझ में आता है दर्शकों कहां गया। अब आपको एक और हाईवे दिखाता हूं। ये आप देखिए गंगा एक्सप्रेस पे जो बुलडोजर अभी मॉडल चलता है देश भर में, वही बुलडोजर धंस गया दर्शकों। दिखाइए जरा। और इस रोड की लागत, इस सड़क की लागत कितनी है दर्शकों? 6,000 करोड़ से ज्यादा। सोचिए जरा, इतनी महंगी महंगी सड़कें बन रही हैं और यहां क्या हो रहा है? गड्ढा बन जा रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर तो यह है दर्शक, दिल्ली देहरादून हाईवे की पहली बारिश तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन इसकी बड़ी खराब रही। देख रहे हैं आप कितने गड्ढे हो गए। ये आप देखिए दिल्ली देहरादून हाईवे, पूरी सड़क ही ढह गई। अब बताइए जरा, दोनों तस्वीर दिखाइए। कहा गया कि आप 100 की रफ्तार से चलिए, अब ये बीच में गड्ढा आ जाए तो 12,000 करोड़ की लागत वाली सड़क आपके सामने है दर्शक। सामने एक्सीडेंट हो चुकी है भाई, यहीं पर ही। दर्शकों आपने सुना होगा, पैसे गायब हो जाते हैं, सामान गायब हो जाता है, लेकिन 40 फीट सड़क गायब हो गई। 2,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनाई गई और पूरी सड़क गायब हो गई। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम। लोग समंदर देखने के लिए जगह जगह जाते हैं, लेकिन ये तो हाईवे ही समंदर बन गया। देखना, गाड़ी इसमें डूब गई, धक्का मारा जा रहा है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही। 1,000 करोड़ की लागत से इस हाईवे का निर्माण हुआ। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, बारिश हर जगह होती है। चलिए मान लिया 2-4 गड्ढे आ गए बारिश की वजह से, लेकिन पूरी सड़क गायब हो जाए। 40 फीट की सड़क पता ही नहीं कहां चली गई। गड्ढा इतना बड़ा कि पूरा ट्रक उसके अंदर समा गया। ये गाड़ी और बाइक वाला गिर गया। मॉनसून की दस्तक ऐसी है कि हाईवे वाली मुसीबत बढ़ गई है दर्शकों। शुरुआती बारिश में ही देश के 10-12 हाईवे टूट गए। यह बहुत गंभीर समस्या है। इन हाईवे की कुल लागत पता है दर्शकों कितनी है? 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा। आप जीरो का हिसाब लगाते रहिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखाऊं। उद्घाटन के 79 दिन बाद इस हाईवे पर गड्ढे हो गए हैं। पहली ही बारिश में इस एक्सप्रेसवे पर दरारें पड़ गई हैं। इस एक्सप्रेसवे की लागत 12,000 करोड़ रुपए है दर्शकों। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से भी वही तस्वीर। गुजरात के पास भरूच में नए एक्सप्रेसवे पर सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया। क्या हुआ? उसमें एक ट्रक धंस गया दर्शकों, जबकि एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना है। गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी का बहुचर्चित गंगा एक्सप्रेसवे पहली बारिश झेल नहीं पाया। उन्नाव के पास इसका एग्जिट रोड पहली बारिश में धंस गया दर्शकों, जबकि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा से हुआ है। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर ले चलता हूं आपको। सबसे बुरा हाल तो वही है। गोवा मुंबई हाईवे इस समय गड्ढों से पट गया है। रायगढ़ के पास यह हाईवे किसी समंदर में तब्दील हो गया है। यानी लाखों की लागत के बाद प्लानिंग इतनी कमजोर हुई, जबकि यह हाईवे 15,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ है। सोचिए आप, द्वारका सोमनाथ नेशनल हाईवे का भी यही हाल है। गुजरात के द्वारका में सोमनाथ हाईवे की तस्वीर ने तो हैरान कर दिया दर्शकों हमें। जूनागढ़ में हमने तस्वीर देखी, नोली नदी के बहाव में हाईवे की 40 फीट जमीन सड़क सहित गायब हो गई।
क्या सड़क बनाते वक्त नदी से बचाने की कोई प्लानिंग नहीं हुई थी? इस हाईवे को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया दर्शकों, और ये आंकड़े चौंकाते। इतना करोड़ों रुपए हाईवे पर लगाया और पहली बारिश में हाईवे तो कहीं और निकल गया। सुनिए जरा इस पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड का उद्घाटन करके गए थे, दूसरे दिन ही वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढह गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे में भी आपने देखा होगा कई जगह कमियां बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही हैं। और ये जो 2 प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आया कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेस वे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, सड़क गायब हो जाए तो इससे आपको कितना नुकसान होगा। हादसा कभी भी हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन बारिश तो दर्शकों जारी रहेगी, और ये देखिए बारिश को झेल नहीं पा रही हैं सड़कें। देखिए जरा क्या हाल हुआ, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ऐसा आपने देखा है दर्शकों कहीं? सड़क पूरी की पूरी धंस गई है। ये पुणे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे ऐसी भी सड़क होती है क्या? देखिए जरा, ऐसा लग रहा है दर्शकों की कोई तालाब है, तालाब में सड़क बना दी। पूरा का पूरा इतना बड़ा गड्ढा हुआ है कि लोग नाप नहीं पा रहे हैं। ये जयपुर राजस्थान में सड़क के बीचों बीच आप देखिए पूरी की पूरी सड़क धंस गई है। अब दर्शकों एक और तस्वीर दिखाता हूं। ऐसी सड़क ये देखिए, बीच में से फूट गई है ये सड़क। देखिए ये यहां पर पानी आ रहा है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। दिखाइए जरा, ये महिला यहां से गुजरी और देखिए जरा सड़क का क्या हाल है। अब एक वसई मुंबई की तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। देखिए आप, आधे आधे ट्रक डूब गए, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा। और वसई में इस समय काफी बुरे हालात हैं दर्शकों। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, इतना पैसा सड़कों में लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि ऐसी कैसी सड़क बनी जो पहली बारिश में ही ढह गई। दर्शकों हमारे जहन में भी सवाल आया कि हाईवे के खराब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। इसके कई कारण हैं दर्शकों। खराब डिजाइन और सॉइल टेस्टिंग ना होना एक सबसे बड़ी वजह है। हाईवे को बनाने से पहले मिट्टी की मजबूती चेक करनी होती है। अगर सॉइल टेस्टिंग ना हो तो नतीजा आपके सामने है, दरार पड़ जाती है उसमें। जहां जहां जल भरा हुआ वहां ड्रेनेज का डिजाइन पूरी तरह से फेल रहा है। खराब ड्रेनेज और ढलान डिजाइन। डामर की सबसे बड़ी दुश्मन पानी और नमी है। पानी लगातार जमा रहने से डामर और गिट्टी की पकड़ ढीली होने लगती है। पानी भरने के बाद वाहन गुजरने पर हाइड्रोस्टैटिक पंपिंग पैदा होती है, जिससे पानी सड़क की बारीक दरारों के अंदर तक पहुंचकर उसे तोड़ देता है। यानी ड्रेनेज का सिस्टम खराब या अधूरा हो तो नतीजा आपके सामने है, खौफनाक होता है। अब आ जाइए घटिया सामग्री। यह भी बहुत होता है दर्शकों। हालांकि सड़कों के टूटने का सबसे बड़ा कारण करप्शन है, और आप लोग से निवेदन करता हूं, जो ठेकेदार अक्सर मुनाफा कमाने के लिए मानकों से समझौता करते हैं, उन्हें पहचानिए आप लोग। मिक्सिंग के दौरान तय मानकों से कम का डामर का इस्तेमाल करना इनकी आदत है। घटिया क्वालिटी की गिट्टी या सीमेंट से सड़क की उम्र ये घटा देते हैं। ऐसी सड़कें और हाईवे एक सीजन की बारिश भी झेल नहीं पाते। जो आप देख रहे हैं इस सीजन में यही हुआ है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अगर गड्ढा हो गया तो सवाल ये कि आपसे कितना पैसा वसूला जाता है टोल टैक्स का, और आपको मिलता क्या है दर्शकों? आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये देखिए, ये आए गड्ढे में गिर गए। देखिए जरा, दिखाइए जरा, ये हालत होता है दर्शकों, ये हालत होती है। यहां दंपत्ति आराम से जा रहे हैं, ये आप देखिए कितना भयंकर ये हादसा है। और ये आम तौर पर ऐसे ही होता है गड्ढे की वजह से। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, दिखाइए, ये आप देखिए, ये जो स्कूटी सवार है, दिखाइए जरा तस्वीर, वापस आइए, ये देखिए आप, 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। गड्ढे में मां और बेटे गिर गए, मां और बेटी।
और ऐसे गिरे दर्शकों, देखिए पता ही नहीं चल रहा है गड्ढा। और इधर आप देखिए बेचारा स्कूटी सवार, दोनों तस्वीर रिप्ले करके फुल फ्रेम दिखाई। अब दर्शकों ये देखिए आप जरा, ये साइकिल वाला जा रहा है और ये अंदर चला गया। इतना गहरा गड्ढा है दर्शकों कि आप समझ ही नहीं सकते, दिखाई नहीं दे रहा यहां से कैसे बचकर निकलेंगे आप। देखिए जरा, साइकिल से जा रहा है और बेचारा पूरा अंदर चला गया पानी के अंदर। ये हादसे डराने वाले हैं दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं, भारत में कुछ ऐसे नमूने हैं कि आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आप माथा पीट लेंगे। ये देखिए, ये बारिश हो रही है मुंबई में सबसे ज्यादा, और ये भाई साहब पानी दे रहे हैं। दिखाइए जरा, इन्हें दिखाइए। ये देखिए आप, ये बारिश हो रही है बाकायदा, लेकिन ये पेड़ों में पानी दे रहे हैं। अब ना जाने इनकी क्या मजबूरी है दर्शकों, लेकिन ये हमारी समझ से परे। लेकिन एक तस्वीर आज सबको देखनी चाहिए। ये देखिए आप, वंदे भारत गहरे पानी में भी नहीं रुकती है, देख रहे हैं आप, पानी के अंदर से निकलकर पार करती है। और ये देखिए, ये वंदे भारत है दर्शकों, इसी को कहते हैं तकनीक। दुनिया भर में, देश भर में इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है दर्शकों, और लोग वंदे भारत की टेक्निक की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इधर वंदे भारत की टेक्निक की तारीफ हो रही है दर्शकों, और उधर रायपुर स्टेशन वाटरफॉल बन गया है। दिखाइए जरा इसे भी। वाटरफॉल का आनंद लेना हो तो रायपुर स्टेशन आप जा सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे स्टेशन में पानी गिर रहा है। दर्शकों, बारिश सभी को अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी बारिश से तो भगवान बचाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी में हो रही सियासत की। 2027 में चुनाव है, उससे पहले सच्चे सनातनी, फर्जी सनातनी, ये यूपी में चुनावी चौसर सजने के संकेत हैं दर्शकों। दिखाऊंगा आज आपको राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर सियासत में क्या हो रहा है, देखिए जरा। सीता माई का मंगलसूत्र भी चोरी हो गया, और चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के चोर हैं। ये सब बीजेपी के महमूद गजनवी है। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है, और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है। अखिलेश जी का एजेंडा, समाजवादी पार्टी का एजेंडा नेगेटिव है, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर जो बांटकर वो देश को कमजोर करना चाहते हैं, अब उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दर्शकों, चढ़ावा चोरी का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है, लोग इस पर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। दिखाइए जरा, ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें 2027 का एक खास प्लान है दर्शकों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। आज बीजेपी की तरफ से विशेष आयोजन किया गया, दिखाइए जरा। यहां पर संगठन पर विस्तार से चर्चा भी की जा रही है, और यूपी में अब इस आम की भी काफी चर्चा होने लगी है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इधर बीजेपी अपना प्लान बना रही है, और उधर अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, दान चोरी हुआ, उस पर बीजेपी को घेरेंगे।
और उन्होंने बीजेपी को लेकर निशाना भी साधा है। आपको सुनवाता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अब सियासत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये देखिए आज बड़ी उठक बैठक लगाई है और पूरी फिजिकल एक्टिविटी ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाइए, जरा ना फुल फ्रेम दिखाइए। इन्हें अपनी फिटनेस का परिचय देना था, इसलिए ये अखिलेश यादव के पास पहुंचे। दर्शकों, ये चुनावी कसरत है 2027 की और नेता ऐसे ही अभी इस समय परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बीच नितिन नवीन ने आज चढ़ावा चोरी पर बयान दिया है। सुनवाता हूं क्या कहा है। तो मैं आपको स्पष्ट, जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए। देखिए, नेता सियासत करते हैं दर्शकों, चढ़ावा चोरों पर पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन इसमें कहीं आस्था को ठेस नहीं पहुंची है, ये संतों का कहना है। आपको दिखाता हूं इस पर सियासत कैसी हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं न चंदा मिलेगा न वोट मिलेगा। केजरीवाल कह रहे हैं 200 करोड़ की चोरी हो गई है। प्रियंका कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए। कहां गायब हो गए? संजय राउत कह रहे हैं कि माता सीता का मंगलसूत्र चोरी हो गया। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच आपने देखा सिर्फ दावे हैं। क्या सच्चाई यही है या फिर कुछ और है? इसको लेकर वीएचपी मैदान में आ गई और कहा ये जितने लोग आरोप लगा रहे हैं ठीक बात है, लेकिन अगर इनके आरोप गलत हुए तो इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसे लेकर यूपी में सियासत भी होने लगी। लेकिन दर्शकों, चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी किया गया है, यह तो सत्य बात है। अब अगर उसमें 1400 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ कहा जाएगा तो यह कहां तक ठीक है? क्या यह महज सियासी आरोप है? देखिए रिपोर्ट। जिस मॉडल का असर पूरे देश में दिखता है, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनावी जीत की निरंतरता, उस उत्तर प्रदेश में चुनावी सीजन आते ही राम मंदिर और चोरी पर सियासत गर्मा गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अखिलेश जानते हैं श्री राम के बिना यूपी में सियासी काम नहीं बनने वाला। प्रियंका और राहुल जानते हैं राम राम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अब चढ़ावा चोरी पर एक्शन के बावजूद सियासी आरोप लगाकर नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे, कोई पता नहीं। उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। 200 करोड़, 400 करोड़, यहां तक कि 1400 करोड़ तक गिना दिए, लेकिन इन आरोपों का सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं। ऐसे में भ्रम फैलाने वाले विश्व हिंदू परिषद के टारगेट पर हैं, जिसकी फाइल पुलिस के पास पहुंच गई है। अगर चढ़ावा चोरी का हिसाब नहीं दिया तो चढ़ावा चोरों को जेल भेजने वाली पुलिस भ्रम फैलाने वालों का भी अच्छे से इलाज करने वाली है। देखिए दर्शकों, सत्य को अगर कसौटी पर रखा जाएगा तो फिर एक्शन होना चाहिए। और अगर अपनी सियासत के लिए, वोट के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। यह भी उतना ही बड़ा अपराध है जो चढ़ावा चोरी में हुआ है। दर्शकों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यूपी में राम भक्त बनाम बाबरी गैंग के बीच इसी वजह से जंग छिड़ गई है, सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि राम विरोधी अब राम राम करने लगे हैं और फर्जी आरोपों से राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दर्शकों पुलिस से शिकायत की है। देखिए आप, चढ़ावे पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों पर एक्शन की मांग की है। दरअसल चढ़ावा चोरी पर हो रही गलत बयानबाजी पर विश्व हिंदू परिषद सख्त हो गया है। आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। देखिए आप,
इसमें लिखा है दर्शकों, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव के साथ जितने भी नेता सार्वजनिक रूप से आरोप लगा रहे हैं, जांच एजेंसियां इन सभी आरोपों की भी निष्पक्ष तरीके से जांच करें। वो कहते हैं आगे, अगर जांच में ये आरोप झूठे या बेबुनियाद साबित होते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो सीएम योगी ने भी भ्रम फैलाने वालों पर आज सख्त टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। ये वही लोग हैं जो मंदिर की जगह बाबरी ढांचे का समर्थन करते थे। उनकी कोई विचारधारा नहीं, भारत की आस्था में कोई चिंता नहीं है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब बाबरी बनवाने की बातें कही जाती थी, बाबरी को लेकर पक्ष रखा जाता था, तब इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती थी। सुनिए सर। कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे, कोई पता नहीं। उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। लेकिन दर्शकों, बात तो बिल्कुल ठीक है। इस मामले पर सियासत तो हो रही है। अब सियासत का फायदा किसे मिलेगा, यह और बात है। लेकिन इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। कांग्रेस अब राम भक्ति करने लगी है। कांग्रेस भी राम राम करने लगी। सुनवाइए जरा इन्हें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन दर्शकों, इधर विपक्ष चढ़ावा चोरी में व्यस्त है। इधर उत्तर प्रदेश का मुसलमान, ये देखिए आप, आज बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे और देखिए बुरके में कई महिलाएं पहुंची हुई हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। ये तस्वीर बड़ी खास है दर्शकों, और आपको मैं बताता हूं 2027 का जब चुनाव आएगा तो इस तस्वीर को आप याद करिएगा। ये तस्वीर आपको बार बार दिखेगी। मैंने क्यों कहा दर्शकों ये तस्वीर आपको याद रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म को लेकर सियासी पारा पिछले चुनावों में हमने देखा है काफी ज्यादा गर्माता है। तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? क्योंकि इधर मुस्लिम महिलाएं स्वागत में खड़ी हुई हैं नितिन नवीन के दौरे को लेकर, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80-20 की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है दर्शकों। 80% हिंदुओं को साधने की कोशिश में विपक्ष से 20% वोट अब छिटकने लगा है, दूर जाने लगा है। इसकी तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के मिशन यूपी में दिखी। दावा किया गया कि उनके रोड शो में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसे में अब सवाल पूछे जाने लगे कि कभी बाबरी ढांचे का समर्थन किया जाता था? राम मंदिर चढ़ावा चोरी में क्या अपना एजेंडा भूल गया है विपक्ष, भटक गया है? क्योंकि प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक अब सभी खुद को राम भक्त बता रहे हैं। साथ ही चढ़ावा चोरी को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में कई राउंड की बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुख रहा है। आपको बताऊं, उन्होंने कहा यह घटना सनातनी भावनाओं को आहत करने वाली है। इतना ही नहीं, और साफ कर दिया उन्होंने, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। चढ़ावा चोरों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा, अयोध्या में जो भी कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। यानी बीजेपी न सिर्फ चढ़ावा चोरों पर सख्त एक्शन का भरोसा दे रही है, बल्कि अयोध्या के नाम पर भ्रम फैलाने वालों पर भी सख्ती दिखा रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव और नितिन नवीन क्या कह रहे हैं, दोनों सुनते हैं। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें
जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। लेकिन दर्शकों, मैंने क्यों कहा कि अब सियासत के साथ साथ साजिश भी होने लगी है, इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। अब सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि राम भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते थे, लेकिन अब राम भक्त नहीं पहुंच रहे हुआ करते थे। लेकिन पहले आप ये देखिए, फिर बताऊंगा इस दावे की सच्चाई क्या है। इधर देखिए लाइन, जो 5 लाइन ये बनी है, इसके पहले जो है यहाँ खूब भर भर के लोग हुआ करते थे। हर लाइन में एकदम पूरा भर भर के लोग रहा करते थे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो है भीड़ कम क्यों है। देखिए सामने। दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंची है। हिंदू तो कह रहे हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, प्रभु श्री राम भी सब कुछ देख रहे हैं। अब आपको बताऊं, इस बीच कल राम मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी बैठक है और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज का आज एक बयान सामने आया। उन्होंने भी इस चोरी को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा है कि मैं इससे आहत हूं। लेकिन दर्शकों, वाकई आहत करने वाली बात तो है, आप लोगों को भी दुख हुआ होगा। लेकिन दर्शकों, इससे सनातन की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंची है, क्योंकि आज के दौर में, कलयुग में विशेष तौर पर दर्शकों, साधु संत कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी ईमानदारी को, ईमान को ताक पर रखते हैं। अब इसी बीच कल राम मंदिर ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक है। दर्शकों, आपको बताएं, पहली बार ट्रस्ट की बैठक का संचालन चंपत राय नहीं करेंगे। उनकी जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को आप देख रहे हैं। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं और इसी बैठक में चढ़ावा चोरी पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की इस बैठक का एजेंडा भी तय हो चुका है। हमारे पास खबर है दर्शकों, आपको बता रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, इस पर फैसला होगा। उसके बाद चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। वहीं चढ़ावे और व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने की भी चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय और व्यय में और वित्तीय प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा से पहले कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी का बयान सामने आया। गोविंद देवगिरी ने लिखा, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत और दुखी हूं। इस कृत्य ने मुझे लज्जित कर दिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपको क्या, हमें भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने साफ कर दिया कि कभी भी ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब कल होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसे लेकर आज हमने साधु संतों से भी बात की, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। सनातनियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब अयोध्या में गोलियां चली, लाखों कार सेवक मरे, उसके बाद भी हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आई, तो आज भी हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। आगे भी हम अयोध्या आते रहेंगे, अयोध्या का दर्शन करते रहेंगे। अयोध्या में वही भीड़ रहेगी। इस भीड़ को अगर कोई राजनीतिक दल कम करना चाहे तो अयोध्या की भीड़ कम नहीं होगी। जो प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी का, श्री राम लला जी के चोरी का, गमन का, उसका पटाक्षेप हो चुका है। जो आएंगे उस दायरे में, वो लोग न्यायपालिका से और कार्यपालिका से कहीं कोई बचेगा नहीं, जांच से कोई बचेगा नहीं, क्योंकि राम लला जी बचने नहीं देंगे। तो जो चीज़ें हैं, दूध का दूध, पानी का पानी होके ही रहेगा और उसमें जो भी दोषित हैं वो तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको सीधे लेकर चलते हैं पीओके, जहां पर मुनीर की फौज कत्लेआम कर रही है। दर्शकों, मुनीर की फौज का कत्लेआम ऐसा है कि अब दुनिया देखने लगी। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए जरा, पहली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, पाक रेंजर्स गोलीबारी कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे।
ये देख रहे हैं आप दर्शक, पीओके का ददियाल इलाका जहां पर मुनीर की फौज बेरहमी से गोली चला रही है। फुल फ्रेम दिखाइए, एमएल सुनाइए। वो बुन गोली तो नहीं उस बंदे की लेकिन दर्शकों, एक शख्स की मौत की खबर है, 14 लोग घायल हुए हैं और ये सब चलता रहा तो और भी ज्यादा लोगों की मौत होगी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ये आप देखिए, और रावलकोट से तस्वीर सामने आई है, यहां पर भी दर्शकों फायरिंग की गई है, इसे भी दिखाइए जरा, सुनवाइए। लेकिन अब सड़कों पर क्या हालात बन गए देखिए। अब जनता मर जाएगी लेकिन पीछे नहीं हटेगी, यही आवाज आ रही है, सुनवाइए। ये देखिए, अब बच्चे भी आ गए दर्शकों, यानी उन्होंने ठान लिया है कि इस बार मुल्ला मुनीर की फौज को भगा करके दम लेंगे। सुनिएगा। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं, देख रहे हैं आप। यानी पीओके में जैसे जैसे विरोध बढ़ेगा वैसे वैसे हालात और ज्यादा खराब होंगे दर्शकों। तो पहले ही दिन तुसानी आई ना फोर्सिंग ये सलवारा पेंटा लटकाई का क्या जाई सके इसको क्या बरसा तो फिर 5 तारीख की अगे बढ़ने ना भी फैसला किया जासी। अगर ऐसा उकसाया गया, अगर ऐसा की इस अंडर एस्टिमेट किया गया तो तारीख जरूर दोहराई जासी। दूसरे बात याद रखे मेरे लोगों, अपने दोस्त की लाश नहीं उठानी, अपने दोस्त की लाश नहीं उठानी। अब इसकी गूंज ब्रिटेन में भी सुनाई दे रही है दर्शकों। पाक सेना के अत्याचारों का मुद्दा उठाया गया, सुनवाइए जरा, पीओके एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं। कर रही है, पाबंदी है, पाबंदी है। मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं जिंदा यजीद के खिलाफ कलमा हक कह रहा हूँ। मुद्दा यजीद को मैं नहीं पीता। पाकिस्तान अपनी फोर्सेज आजाद कश्मीर से बाहर निकाले। पीओके में मुनीर की सेना कत्लेआम कर रही है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक पाकिस्तानी रेंजर्स प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ पीओके की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। महिलाओं और बच्चों ने भी मुनीर की फौज के खिलाफ हल्ला बोला। हम कश्मीरी हैं, हम न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न हारने वाले हैं। मैं रावलकोट की बेटी तुझे लटका के कहती हूँ कि तू चूड़ियां पहन के बैठ दिलील इंसान। पाकिस्तानी सेना के नरसंहार का मुद्दा ब्रिटेन तक पहुंच गया है। ब्रिटेन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के सामने पीओके के एक्टिविस्ट ने मुनीर की फौज की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई। कहा पाकिस्तानी फौज लोगों का बेरहमी से कत्ल कर रही है। कत्लेआम कर रही है, पाबंदी है, पाबंदी है। मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं जिंदा यजीद को पाकिस्तान अपनी फोर्सेज आजाद कश्मीर से बाहर निकाले।
लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, मुनीर की फौज ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि उनसे विरोध संभल नहीं रहा है दर्शकों। और ये देखिए, मुनीर की फौज के खिलाफ अब दुकानों पर भी ताला लगा दिया है, यानी अब वहां पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ कत्लेआम कर रही है मुनीर की फौज और दूसरी तरफ पीओके में भारत की आवाज बुलंद हो रही है। कैसे? आपको बताऊंगा दर्शकों आगे। पीओके में पाकिस्तानी सेना खुलेआम फायरिंग कर रही है। आपको बताऊं, मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक देख रहे हैं आप, गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली दाग रहे हैं। जैक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस पर आक्रोश जता रही है। जैक नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी पर भी लोग भड़क गए हैं। यहां संगठन पीओके के लोगों की आवाज उठा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। ये लोग आपके सामने हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, मुनीर और उसकी फौज के लिए मौत मांग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है। दूध, दवा से लेकर राशन तक पर रोक लगा दी। फिर भी पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं है। महिलाओं से लेकर छोटे बच्चे सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, गोली खाएंगे मर जाएंगे, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान का पीओके से कोई लेना देना नहीं है, यह भी लोगों ने कहा। पीओके में जारी जन आंदोलन को सेना दबाने की कोशिश कर रही है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं दर्शकों, और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिर भी पीओके के लोग मुनीर के सामने झुकने को तैयार नहीं। वहां के लोग अब खुलेआम भारत से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आने की बात कह रहे हैं। और अगर ये चलता रहा दर्शकों, तो अब पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने वाली है। सुनिए जरा इसे। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए। हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है, सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए, बढ़ाए जाए। लेकिन दर्शकों, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग भारत की तरफ बढ़ने लगेंगे। और उस दिन दृश्य क्या रहेगा, आइए जरा मैं आपको बता दूं। ये दृश्य आप देख रहे हैं दर्शकों, पीओके में पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है दर्शकों, जारी है। पाक सरकार और सेना के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके के लोगों ने पाक सरकार के सामने अपनी 38 मांगे रखी हैं। आपको बताएं, 12 विधानसभा सीटों पर पीओके से ही उम्मीदवार होना चाहिए, ये वो कहते हैं। सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गेहूं, खाने पीने की चीजों पर टैक्स भी कम होना चाहिए। पाकिस्तान सेना गिरफ्तार लोगों को रिहा करे, यह भी कहा गया। और जिन प्रदर्शनकारियों के शव नहीं मिले, उनकी जानकारी देने के लिए कहा गया। और दर्शकों, आपको बताऊं, मुल्ला मुनीर की अभी तक फौज वहां गोली चला रही थी और मांगे नहीं मान रही है, और अब भी उनका वही रवैया अख्तियार हुआ है। पाकिस्तान ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया है दर्शकों। पाक फौज के अत्याचार से परेशान लोग अब भारत से मदद की मांग रहे हैं, और कुछ दिन बाद ऐसा ही कुछ दृश्य होगा दर्शकों। ये तस्वीर बता रहे हैं हम। विशेषज्ञों की माने तो प्रदर्शनकारियों का झुकाव भारत की तरफ बढ़ रहा है। पीओके के लोगों को हर जरूरी चीज के लिए पाकिस्तान के भरोसे रहना पड़ता है। भारत के कश्मीर में विकास की तस्वीरें देखने के बाद आपको बताएं, पीओके के युवा भारत के साथ करीबी जुड़ाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पर टूटने का खतरा भी मंडराने लगा है। और अगर दर्शकों ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में, फिर मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान खून के आंसू बहाएगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज की तारीख में हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, लोगों की बहुत बुरी हालात है। और जो फौज है वहाँ पर बहुत जुल्म ढा रही है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों पे आए हुए हैं और वो चक्का जाम और शट डाउन कर रखा है। वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते। ऐसे में पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा सकता है, और अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है तो
पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत में मिलेगा। ये सच्चाई है। पीओजे में भी हो सकता है, वहां पर प्रॉपर रेफरेंडम हो और लोग अगर चाहते हैं कि भारत के अंदर मिलना तो उस रेफरेंडम को रखते हुए आर्टिकल 3 जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, यहां एक तरफ पीओके से आवाज बुलंद हो रही है और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर सामने आई है दर्शकों जो बता रही है कि अभी भी कुछ गद्दार छिपे हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, दिखाता हूं आपको। बाकायदा जो आतंकी हाफिज सईद है उसे किताब में महान बता दिया दर्शकों, और भारत में रहने वाले लोगों ने जो काम किया है वो गद्दारी से कम नहीं है दर्शकों। मैं आपको बताऊंगा इन लोगों पर एक्शन क्या हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए। गवर्नर मनोज सिन्हा ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है शिक्षा विभाग के। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये इतनी छोटी बात नहीं है। अगर किताबों में ये घटना घट रही है, ऐसी लेखनी जिसमें आतंकियों को महान बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और ये ऐसी साजिश है दर्शकों जिसको सामने लाना बहुत जरूरी है। ये आपको सुनना चाहिए दर्शकों। जम्मू कश्मीर में 2 किताबों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। किताब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई थी। एक किताब का नाम है पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इसे जम्मू की ओबरॉय बुक सर्विस ने प्रकाशित किया है। दूसरी किताब का नाम है ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर। किताब की 123 प्रतियां जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों में भेजी गई थी दर्शकों। आपको बताता हूं हुआ क्या। दावा है कि किताब में आतंकियों को महान और शहीद बता दिया गया। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी को महान बता दिया। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश है। मकबूल भट्ट, जिन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी, जिसे मकबूल भट्ट को किताब में शहीद बताया गया है दर्शकों। सोचिए आप, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तारीफ कर दी गई। बीजेपी ने किताब को एकेडमिक जिहाद करार दिया है दर्शकों। दोनों किताबों पर बैन लगा दिया गया है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उमर अब्दुल्ला के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की भी मांग की जा रही है। दोनों किताबों को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा किताब पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देती है। शिक्षा विभाग ने किताबें वापस लेने का भी आदेश जारी कर दिया है। लेखकों और पब्लिशर्स को जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए 2 अधिकारी भी नियुक्त किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एक संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, कैसी तैयारी है इन लोगों की। एक किताब में बच्चों को गलत ज्ञान देकर बरगलाना चाहते हैं, ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। सुनिए अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। यहां हमारे साथ प्रॉपर वो एक्सेशन हुआ। ऑपरेसर है पाकिस्तान। आज पीओजेके के लोगों से पूछिए कि ऑपरेसर कौन है, ऑक्युपायर कौन है, उनसे पूछिए ना। वो पिछले इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप वो बात लिख रहे हो जो पाकिस्तान की आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट लिखना चाहती है। तो क्या आपने उनसे पैसा लिया है लिखने के लिए, इस तरह की बातें लिखने के लिए? क्या मांग करते हैं? अरे इसको इमीडिएटली बुक को इसको रादर बैन करना चाहिए था। जो बुक ऐसा लिखती है जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा प्रमोट करती है, आने वाली जनरेशन को रेडिकलाइज करती है कि आप इलादा हो, जम्मू कश्मीर भारत से इलादा, तो ऐसी बुक को रादर बैन करने के आप सरकारी स्कूलों में के लिए अप्रूव करते हो। आपको इस मुद्दे पर तो आपको इसको पहले तो ऑर्डर इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको इस किताब को बैन करना चाहिए। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे खबरों में। एक बड़ी खबर आपको बताता हूं, सीधे लेकर चलता हूं बिहार, जहां पर दर्शकों मोदी के बॉस की अग्नि परीक्षा है। ये मोदी के बॉस कौन है आपको बताता हूं, नितिन नवीन। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये हमारे बॉस हैं। अब इनकी अग्नि परीक्षा क्या है, दिखाइए पहली तस्वीर। सबसे पहले आपको बताएं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब बिहार की बांकीपुर सीट को लेकर वो चर्चा में आ गए दर्शकों, क्योंकि ये उनकी सीट है। और अब खबर यह है दर्शकों
कि वहां से दिखाइए जरा, आ जाइए वापस। प्रशांत किशोर मैदान में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जनसुराज पार्टी के जिन्होंने बिहार के चुनाव में 0 यानी 1 भी सीट नहीं जीती थी, और अब वो इसी सीट से मैदान में आ सकते हैं, राजनीति को बदल सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब देखिए जरा, ऐलान के साथ कैंपेन शुरू हो गया है। मंदिर में पहुंच गए सबसे पहले। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जो पीके प्रशांत किशोर चुनावों में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन्हें अंडा मिला, 0 मिला। लेकिन इस बार फिर उन्होंने ताल ठोकी है और इस बार वो पहुंचे हैं नितिन नवीन के गढ़। ये बड़ा खास है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पीके के चुनाव में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ नहीं बल्कि महागढ़ कह लीजिए। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से 5 बार चुनाव जीते हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। ऐसे में प्रशांत किशोर इस सीट से उतरकर सियासी मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि 2025 के चुनाव में पीके की जनसुराज मिट्टी में मिल गई थी। जनसुराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर ने खुद मैदान छोड़ दिया था, यानी चुनाव नहीं लड़ा था। राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भी वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे, जिससे प्रशांत किशोर की साख पर सवाल खड़े हो गए थे। रही सही कसर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी कर दी दर्शकों। प्रशांत किशोर ने 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, केवल 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही। चुनाव में पार्टी को केवल 17 लाख वोट मिले, जो कुल वोट का 3.4% है। यही वजह है कि उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही अब कैंपेन भी शुरू हो गया है। खबर है कि पीके इस उम्मीद के साथ मैदान में है कि उन्हें इंडिया अलायंस का यानी विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों इंडी की बैठक हुई थी और बीजेपी को हराने का इस बैठक में संकल्प लिया गया था। लेकिन कांग्रेस को छोड़कर फिलहाल किसी दल का समर्थन प्रशांत किशोर को मिलता नहीं दिखा। तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है, और अगर ऐसा होगा तो प्रशांत किशोर की डगर फिर से मुश्किल में आ जाएगी। सुनिए जरा। बांकीपुर की जनता की छांव के संदर्भ में हमने निर्णय लिया था कि इस बात को पार्टी की कोर कमेटी में रखा जाएगा कि पार्टी का इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार हो। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। 10 वर्षों तक जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे, और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अगर प्रशांत किशोर मैदान में आते हैं तो क्या आरजेडी की मुश्किल बढ़ाएंगे? क्योंकि इसकी चर्चा होने लगी है। इधर आरजेडी फाउंडेशन डे बना रही है। 30 साल पहले स्थापना हुई थी, और देखिए जरा, वरिष्ठ नेता यहां आरजेडी के फाउंडेशन डे मनाने पहुंचे। लेकिन आपको बताएं, इधर फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और उधर चर्चा होने लगी है कि राहुल तेजस्वी जो गाड़ियों पर घूम रहे थे साथ में बिहार चुनाव के दौरान, वो अब आमने सामने आ गए, क्योंकि कांग्रेस अगर पीके के साथ गई तो तेजस्वी को डेंट होगा। लेकिन इसे लेकर दर्शकों सियासत होने लगी है। सुनिए जरा। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, एजेंसीज को बचाना है, ईडी, सीबीआई, आईटी, मीडिया को बचाना है, अब तो एमपी एमएलए को बचाना है। ये स्थिति इस देश की है। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी की सोच और अंबेडकर साहब का जो दिया हुआ संविधान है,
अगर उसको बचाना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। भाजपा ने खाली किया तो भाजपा का खाली रहेगा, राजद भरेगा। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ चुनाव जीतेगा। भाजपा कहीं दिखाई इस बार पड़ने वाला नहीं है। इस बार लोग मौके की तलाश में हैं। भाजपा भगाओ और देश बचाओ। बांकीपुर विधानसभा राजद के हवाले। लेकिन दर्शकों, आपने देखा है कि अभी अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी भी है, देख रहे हैं आप, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव है और इसमें जीतना उनके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि अभी संगठन में कितनी पकड़ है उनकी, इसकी भी समझ अभी आएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर हो क्या रहा है। बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग होगी। आपको जानकारी दें, 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी और सियासी तौर पर बीजेपी यहां काफी मजबूत है, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा 70,000 कायस्थ हैं। भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या भी काफी है। बीजेपी के कोर वोटर वैश्य और कुर्मी कोयरी भी यहां बड़ी संख्या में है। दलित, महादलित और आदिवासी 31,000 से ज्यादा हैं। बांकीपुर में मुस्लिम यादव का आंकड़ा करीब 60,000 है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीके के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं होगा, वो भी जब समर्थन को लेकर इंडी अलायंस में अभी तक एकता नहीं है, एकमत नहीं है वो लोग। बावजूद इसके बीजेपी ने पीके की चुनौती को काफी गंभीरता से लिया है। पार्टी ने सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि ये सीट महज एक सीट नहीं है, बल्कि इससे बीजेपी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। इसलिए बीजेपी किसी दमदार उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। अजय आलोक रेस में बताए जा रहे हैं दर्शकों। क्यों? क्योंकि अजय आलोक कायस्थ जाति से आते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी छवि अच्छी है। अजय आलोक को चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। दूसरा नाम आता है नील रतन घोष का, और आपको बताएं नील रतन घोष नितिन नवीन के काफी ज्यादा भरोसेमंद हैं। पर्दे के पीछे से नितिन नवीन का काम वही संभालते रहे हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। मूल रूप से पश्चिम बंगाल से आते हैं और खास बात यह कि नील रतन घोष उर्फ नीलूदा बंगाली कायस्थ समुदाय से आते हैं। एक और नाम है रणवीर नंदन का, तीसरा नाम है दर्शकों। आपको बताऊं, धार्मिक न्यास बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, शिक्षित हैं और काफी सौम्य माने जाते हैं। बड़ी बात क्या है, रणवीर नंदन भी कायस्थ जाति से ही आते हैं। रणवीर नंदन विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं और इसलिए दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी। सुनिए जरा। शांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना शुरू किया है। वो झूठ की खेती करते हैं और झूठ की खेती उनका समाप्त हो चुका है। बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं के प्रति इस चुनाव में आभार प्रकट करने वाले हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना प्रशांत किशोर जी की पुरानी आदत है। वो जितने विधायक जीत के आए हैं उनके बारे में कहना कि अगर मैं जीता तो उन पर भारी पड़ूंगा, तो इसका मतलब सब जो 242 विधायक हैं उनको कमतर ना पड़े हैं। शुभकामनाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो जहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना। मुझे लगता है कि जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य हमेशा होता रहा, आगे भी होगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे लेकर चलता हूं ईरान, जहां अयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है। लेकिन इस जनाजे पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी टिप्पणी की, ऐसा तंज कसा कि वो फिर से निशाने पर आ गए। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए जरा। लाखों की संख्या में तेहरान में खामनेई का जनाजा निकल रहा है और उनको आखिरी बार देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए, देखिए जरा कितनी भीड़ है और अभी सुपुर्दे खाक नहीं किया जाएगा। आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। ग्रैंड स्लैम समारोह में ये देख रहे हैं आप, ताबूत पहुंचा है अयतुल्ला अली खामनेई का। और देखिए खामनेई को याद किया जा रहा है। जनाजा जुलूस इसे नाम दिया गया है। दर्शकों, इसमें लेजर शो भी हो रहा है, दिखाइए सर। दर्शकों, आपको बताएं, यहां तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
दावा ये किया जा रहा है कि फ्री में लोगों को खाना भी मिल रहा है। गर्मी से राहत के लिए पानी भी यानी विशेष तौर पर लगाया गया है जहां वीपर्स हैं ताकि वहां दिक्कत किसी को ना हो। अगली तस्वीर दिखाइए। इमाम रजा दरगाह दर्शकों जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा आयतुल्लाह अली खामनेई को, और उससे पहले 9 जुलाई को होगा, उससे पहले अलग अलग जगह पर उनका जनाजा पहुंच रहा है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जनाजा निकल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मौका दिया है। इधर ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकाला गया, अंतिम यात्रा चल रही है। जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। अंतिम यात्रा में दर्शकों 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। आयतुल्लाह अली खामनेई को जनाजा जब उनका निकला तो उसके लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई। तेहरान में कार्यक्रम स्थल पर सेना IRGC पुलिस की भारी तैनाती की गई। मेट्रो और सरकारी बसें मुफ्त कर दी गई हैं। होटल्स में 50% तक की छूट दी गई है। 5000 से ज्यादा स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। दूसरे शहरों से स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। खामनेई की अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर कोम और फिर इराक के करबला जाएगी। उसके बाद नजफ होते हुए 9 जुलाई को मशहद पहुंचेगी जहां सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में उनके 3 बेटे पहुंचे, मगर मोस्तबा इससे दूर रहे हैं। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर मोस्तबा को इजराइल से जान का खतरा है और वो अब तक नहीं सामने आया, लेकिन इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप तंज कस रहे हैं। सुनिए जरा। हमने ईरान की बहुत बुरी तरह से धुलाई की। वो बेताब है, बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। जिसने मेरे इमाम को मारा उसे हम क्यों ना मारे। ट्रंप की हत्या करना हमारा फर्ज है। अपना बदला लेने की कोशिश कभी ना छोड़ें। ट्रंप की हत्या ईरान की ड्यूटी है। अब दर्शकों देखना यही होगा कि आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के बाद युद्ध के मैदान में क्या होता। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवद गीता से। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय लोगों का ध्यान एकाग्र होता है। निर्णय ना ले पाने वालों के विचार अनेक शाखाओं वाले और अनंत होते हैं। जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता और स्पष्टता सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।